So, a very good morning. So today we have to start with section number 5. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ा था इन रिलेशन टू रेलेवेंसी, बट आज हमने उसी के बेसिस के ऊपर कुछ और देखना है, उसकी कुछ और डिटेलिंग करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने हिस्ट्री देखनी है कि सेक्शन 5 की हमारे पास हिस्ट्री क्या है। सर स्टीफेंस ने क्या देखकर इसको बनाया, किस चीज को ध्यान में रखा एंड इसकी जो शब्दावली का उपयोग किया गया है इसको किस प्रकार से किया गया है। तो चलें हम इसी को देखना स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम सेक्शन 5 को एनालाइज करते हैं। तो सेक्शन 5 को कब हम पढ़ेंगे तो हम सेक्शन 5 को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। वन इज द मेन बॉडी ऑफ सेक्शन 5, सेकंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 5। अगर हम सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो जो सेक्शन 5 की हमारे पास एक्सप्लेनेशन है हम इसको इलस्ट्रेशन बी के साथ रीड करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही एक अलग तरीके से लिखा गया कॉन्सेप्ट है। ये लिखा क्यों गया था? क्योंकि एक कॉमन चीज को आप हमेशा याद रखें। जब हम पढ़ते हैं ना तो आपको मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। जब हम एस्टॉपल के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एस्टॉपल बहुत प्रकार का होता है। ठीक है जी, भिन्न भिन्न प्रकार का एस्टॉपल है हमारे पास। रेस जुडिकाटा भी एक प्रकार का एस्टॉपल है। बट जब हम सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एस्टॉपल को पढ़ते हैं तो वहां पर हम स्पेसिफिकली एस्टॉपल को सिर्फ एक ही प्रकार का एस्टॉपल पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम लॉ बनाने ही लगे थे, खासकर एस्टॉपल के ऊपर कब हम लॉ बनाने लगे थे, तो हम उसको कंप्लीट कोड बना देते हैं। कितने भी प्रकार का हमारे पास एस्टॉपल है रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लॉ में, तो हम सारे का सारा कोडिफाई कर देते हैं। सर स्टीफेंस ने इसके ऊपर इसका अपना रीजन दिया। सर स्टीफेंस ने कहा कि जो एस्टॉपल है वो एविडेंस का भी पार्ट है, वो सब्सटैंटिव लॉ का भी पार्ट है, वो अदर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स का भी पार्ट है। तो जब हम एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम अननेसेसरी हिंड्रेंस सिविल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ना कर पाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सटैंटिव लॉ के साथ किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस ना हो सके एविडेंस एक्ट की। तो दैट इज रीजन कि उन्होंने एस्टॉपल को बड़े ही रिस्ट्रिक्टिव मैनर में डिफाइन किया अंडर सेक्शन 115। तो कब वो टॉपिक आएगा तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। उसी प्रकार कब सेक्शन 5 को बनाया गया तो उन्होंने कहा कि हम ये बता रहे हैं एविडेंस कौन कौन से फैक्ट्स का होगा, बट हम ये नहीं बता रहे एविडेंस को आपने कौन सी स्टेज पे देना है। कौन सी स्टेज पे देना है ये आपका सिविल प्रोसीजर डिसाइड करेगा। हम सेक्शन 5 में सिर्फ आपको इतना ही नॉलेज दे रहे हैं कि आप एविडेंस कौन कौन से फैक्ट्स का लेकर आए और कौन कौन से फैक्ट्स का ना लेकर आए। सो दैट इज द रीजन कि सेक्शन 5 की जब आप ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं तो आपको ड्राफ्टिंग में एक एक्सप्लेनेशन दिखती है और वो एक्सप्लेनेशन एक सिंपल से एस्पेक्ट को कहती है कि एविडेंस कौन सी स्टेज पे टेंडर होगा इन अ ट्रायल और इन एन इंक्वायरी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोसीजरल लॉस इन रिलेशन टू देम। एविडेंस एक्ट हैज नो रोल टू प्ले इन इट। तो इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में विश्लेषण करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आज का जो हमारा पोर्शन है वो सेक्शन 5 की फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में। तो चलें उसको हम एनालाइज करते हैं। सेक्शन 5 का फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ते हैं। लेट्स सी। सेक्शन 5 कहता है द एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। आप एविडेंस किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं। यहां पर प्रोसीडिंग्स का मतलब है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जिनके ऊपर एज पर सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है। तो अगर गौर से देखा जाए इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 4 प्रकार के कोर्ट मार्शल्स को छोड़कर बाकी के कोर्ट मार्शल्स के ऊपर भी अप्लाई करता है।
इंडियन एविडेंस एक्ट रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी अप्लाई करता है, सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी अप्लाई करता है। तो जो प्रोसीडिंग्स किन के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है, ऑल दोस प्रोसीडिंग्स आर सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 5, राइट। अभी क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। The evidence may be given in any suit of proceedings. Proceeding means judicial proceedings to which section 1 applies of number 1, the existence and non-existence of any fact in issue. आप एविडेंस किसी भी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस का, किसी भी फैक्ट इन इशू के नॉन एग्जिस्टेंस का दे सकते हैं। नंबर 2, ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयरइन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट। आप उन सब एविडेंसेस का भी एविडेंस दे सकते हैं, उन सब फैक्ट्स का जो यहां पर नीचे रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं, एंड उसके बाद लिख दिया ऑफ नो अदर। तो यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पूरे का पूरा हम रीड करेंगे, दैट विल बी इन रिलेशन टू 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, यहां पर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट का मतलब क्या है। नंबर 2, ये ऑफ नो अदर का मतलब क्या है, राइट। तो अगर हम डेफिनेशन क्लॉज को जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे को यहां पर एक डेफिनेशन दिखाई देती है, दैट इज रेलेवेंट। बट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये डेफिनेशन दिखती ही नहीं है। ये तो एक प्रकार की आपको कॉन्सेप्ट दिखता है, रूल दिखता है, जो कहता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the way referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of the facts. अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से रिलेटेड है जैसे कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर में उसको मेंशन किया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, हम उसको रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। तो डेफिनेशन को अगर आप देखते हो तो हमें ज्यादा कोई नॉलेज नहीं मिलती कि रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंदर जो जो एस्पेक्ट्स लिखे गए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम रेलेवेंट फैक्ट्स कहेंगे। तो अगर हम उस बंच को देखते हैं तो वो बंच हमारे पास सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक रन करता है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 2 को एनालाइज करते हैं, ये डील करता है ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और ये जो चैप्टर है सेक्शन 5 टू 55 तक हमारे पास है। तो मतलब कि सरल सी भाषा में इंडियन एविडेंस एक्ट हमें रेलेवेंट फैक्ट्स की क्या परिभाषा देता है, वो कहता है अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है जैसे कि चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 5 टू 55 में लिखा गया है, तभी वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। एंड एविडेंस आप उसी रेलेवेंट फैक्ट का ही देंगे। क्लियर है जी? समझ गए हैं आप इस चीज को? तो चलें इसी के बेसिस के ऊपर हम इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि रेलेवेंसी कॉन्सेप्ट किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि रेलेवेंसी का मतलब क्या है। बिकॉज यहां पर ना हम एक छोटा सा एक एस्पेक्ट पढ़कर चलते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। हम कभी भी रेलेवेंसी के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर स्टिक रहते हैं, लीगली रेलेवेंट, लॉजिकली रेलेवेंट। और हम पढ़ते हैं, बेसिकली हमें यह पढ़ाया जाता है कि एविडेंस एक्ट जो है वो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन देकर हमने रेलेवेंट बनाया है। कुछ को नहीं बनाया, कुछ को बना दिया, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दैट जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी है वो लॉजिकली प्रोबेटिव एविडेंस रूल के ऊपर बेस्ड है, जो कहता है कि अगर कोई ऑफेंस लॉजिकली रेलेवेंट है तो वो लीगली रेलेवेंट भी होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है एज पर विट्सले स्टोक्स।
बुक ऑन एंग्लो इंडियन कोड ऑफ 1882। उन्होंने बड़ा विश्लेषण किया। उस टाइम पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका एनालाइज किया स्पीचेस को, पार्लियामेंट्री स्पीचेस को, और उन्होंने अपना एक विश्लेषण दिया जिसको आगे चलकर सर स्टीफेंस ने भी एक्सेप्ट किया। तो चले हम उस चीज के ऊपर देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो एविडेंस है हम सिर्फ दो चीजों का दे सकते हैं। एक है फैक्ट इन इशू का, दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट का। सेक्शन 3 जो है वो कहता है रेलेवेंट फैक्ट वो है जो कि कनेक्टेड है विद अदर फैक्ट in the manner provided in chapter number 2 from section 5 to 55 in the topic of relevancy of facts। बट हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि सर स्टीफेंस ने कब इस चीज को, चैप्टर को ड्राफ्ट किया, तो उन्होंने किस थ्योरी का उपयोग किया, किस कॉन्सेप्ट का उन्होंने इसको फॉलो किया। जरा ध्यान से समझें। हमारे पास एक रिनाउंड ऑथर रहे हैं बाय द नेम ऑफ J.S. मिलर। इनका मैं आपको जिक्र भी कराऊंगा जब मैं आपके साथ कन्फेशन एंड एडमिशन का टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको मिलर एंड टेलर, दो प्रमुख हमारे पास ऑथर्स रहे हैं, हम उनकी थ्योरीज को भी रीड आउट करेंगे कई एस्पेक्ट्स के अंदर। तो मिलर ने रेलेवेंसी के टॉपिक के बेसिस के ऊपर अपनी 4 थ्योरीज को दिया, जिन थ्योरीज के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे मुताबिक रेलेवेंसी किस चीज के बेसिस पे होनी चाहिए। मिलर की जो सेकंड थ्योरी थी, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन। वो कहती है कि कॉज से लेकर इफेक्ट तक एंड इफेक्ट से लेकर कॉज तक, वाइसा वर्सा, जो भी फैक्ट्स इसमें फॉल करते हैं वो सब रेलेवेंट है। उन्होंने इसको नाम दिया थ्योरी ऑफ कॉजेशन, जिसके अंदर उन्होंने कहा कॉज टू इफेक्ट, इफेक्ट टू कॉज। जितने भी फैक्ट्स हुए हैं जो कि इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन रहे थे, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हैं। आप कोर्ट में उसका एविडेंस दे सकते हैं। सर स्टीफेंस रिलाइड ऑन दिस थ्योरी। इस थ्योरी को रिलाय करने के बाद सर स्टीफेंस ने एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 5 to 55 का बंच कोट किया है, उसमें शुरुआत ही रेस जेस्टे से करी है, जो कि एक प्रमाण है कि सर स्टीफेंस जब एविडेंस एक्ट को इनैक्ट कर रहे थे तो ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ कॉजेशन। कि कॉज कब आपका डेवलप हुआ, कब आपका मोटिव बना, कब आपका कारण बना एक एक्ट को करने का, जब तक आप उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को हासिल नहीं कर लेते, उसके बीच में जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे रिलेवेंट होंगे। आप उन सबका एविडेंस दे सकते हैं। इसको मोर रिफाइंड भाषा में हम इन अ मोर रिफाइंड मैनर बहुत सी चीजों को एक्सक्लूड कर कर हम इसको रेस जेस्टे भी कहते हैं, जो सेक्शन 6 में फॉल होता है, बट वो थोड़ा सा इससे विपरीत भी है, थोड़ा सा अलग भी है। वो चीज आज नहीं हम पढ़ेंगे, उसको हम अपने ट्यूसडे के लेक्चर में देखेंगे व्हाट इट हैज टू से। सो थ्योरी ऑफ कॉजेशन के ऊपर हमारा रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो सर स्टीफेंस के सामने दो थ्योरीज थी J.S. मिलर की।
किनको उन्होंने एक्सेप्ट करना था? एक थी थ्योरी ऑफ लॉजिकली probative evidence, and the second one was theory of causation. Theory of logically probative evidence कहती थी अगर आपको फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट लगता है किसी भी हद तक आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उसका आप एविडेंस ले लें। सर स्टीफेंस ने इस थ्योरी को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। सर स्टीफेंस ने इनफैक्ट कहा कि जो फैक्ट कॉज टू इफेक्ट एंड इफेक्ट टू कॉज कनेक्टेड है, हम सिर्फ उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन था। वो रीजन ये था कि सर स्टीफेंस जुडिशियल डिस्क्रिशन को कम करना चाहते थे। जुडिशियल डिस्क्रिशन जो एक जुडिशरी को दी जाती थी, एक जज को दी जाती थी, एक मजिस्ट्रेट को दी जाती थी, जिसके बेसिस के ऊपर वो जज या मजिस्ट्रेट डिसाइड करता था कि कौन सा एविडेंस लॉजिकली रेलेवेंट है, कौन सा एविडेंस लॉजिकली रेलेवेंट नहीं है। सर स्टीफन ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि अगर हम लॉजिकली प्रोबेटिव एविडेंसेस को रेलेवेंट बना लेंगे तो इट विल गिव अ वाइड डिस्क्रिशन टू अ जज टू इन्फ्लुएंस द केस by deciding what evidence according to him is logically relevant and what evidence according to him is not logically relevant. So they said it will create chaos. So it is better that instead of giving so much discretion, let's go on a concept of causation. And evidences को हम थोड़ा सा limit कर देते हैं. So this is the theory on which our relevancy concept is based upon. क्लियर है जी? समझ गए हैं? अब हमें इतना तो पता चल गया कि सेक्शन 5 to 55 किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। सेक्टर 5 to 55 थ्योरी ऑफ कॉजेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसको फर्स्ट टाइम जेएस मिलर ने प्रोपाउंड किया और जिसको सर स्टीफेंस ने अडॉप्ट किया एंड अल्टीमेटली इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है जी। अगर आप इसके बारे में विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं तो वेस्ले स्टोक्स की किताब एंग्लो इंडियन कोड को आप रीड आउट कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर इट्स अराउंड 800 समथिंग, राइट? यू कैन रेफर इट आउट। अब क्वेश्चन यहां पर दूसरा ये उठता है कि रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है। फिर हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे कि 5 to 55 के अंदर जो रेलेवेंसी लिखी गई है वो इंग्लिश लॉ से किस तरीके से अंतर में है। जो वर्ड लिखा गया है नो अदर, उसका मतलब क्या है, रियल सेंस में मतलब क्या है? क्योंकि हम बेसिकली जल्दबाजी में ये पढ़ लेते हैं नो अदर का मतलब होता है किसी और का दे ही नहीं सकते एविडेंस। आप गलत पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे कि जुडिशियल डिस्क्रिशन टोटली खत्म नहीं हुई है। हमारे को कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी अब स्टैच्यू डिफाइन करता है। द आंसर इज रॉन्ग। देयर आर स्टिल 2 प्रोविजंस जिसमें रेलेवेंसी की कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए जुडिशियल डिस्क्रिशन दी गई है एंड वो डिस्क्रिशन छोटी मोटी नहीं, बहुत वास्ट है। तो पहले हम आज रिलेवेंसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिलेवेंसी, राइट? उसके बाद फिर हम इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो गिव मी अ मिनट, मैं फटाफट आपको एक किताब दिखाता हूं, उसके बेसिस के ऊपर हम यहां पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे अपना। लेट्स हैव अ लुक। चलें, मैं आपको ओरिजिनल प्रिंट ऑफ अ बुक डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस विच इज रिटन बाय सर जेम्स स्टीफन दिखा रहा हूं। हम बहुत सी जगहों पर इस बुक का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को समझने के लिए कि हमारे पास एविडेंस के कॉन्सेप्ट्स आए कहां से और उनकी हमने व्याख्या कैसी करनी है।
जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, तो वैसे आई डोंट रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप इन किताबों को रीड करें, क्योंकि हमारे मुताबिक ये आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती हैं। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आप कभी इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर स्टीफेंस ने जो इलस्ट्रेशंस भी लिखी हैं ना एविडेंस एक्ट में, वो एक सेटल्ड एग्जाम्पल्स हैं जजमेंट्स की। तो कब आप इनकी किताब को रेफर करेंगे ना, आपको मैं चलो एक जनरली आपको कुछ दिखाता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल हम इनकी कोड का सेक्शन 6 देखते हैं। आप देखेंगे वट एवर सेक्शन इज, आई थिंक इट्स सेक्शन नंबर 8, जो उनके कोड का था। इट्स आर्टिकल 8 अकॉर्डिंग टू हिज बुक, जो उन्होंने अपनी बुक दी थी। उसके बाद इसके ऊपर इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, इसके ऊपर जॉइंट कमेटी बनी, फिर इसको एनालाइज किया गया, इसके ऊपर रीडिंग हुई, फिर इसके ऊपर डिबेट हुई, देन अल्टीमेटली द एक्ट वाज पास्ड। तो दिस इज अ ग्रैंड नॉर्म बेसिकली यू कैन से। तो इसके आर्टिकल 8 के अंदर अगर आप देखते हो, जो आपका प्रेजेंटली वो आर्टिकल सेक्शन नंबर 9 है, तो उसमें कितनी भी इलस्ट्रेशन कोट की गई हैं, तो आप देखेंगे वो सारी की सारी इलस्ट्रेशंस, अगर आप नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5, दे ऑल आर सेटल्ड केस लॉस। तो सर स्टीफेंस ने खुद अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर कहा है अपनी किताब की कि एविडेंस एक्ट के अंदर जो इलस्ट्रेशंस लिख रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये रही है कि जो इंग्लिश केस लॉज सेटल्ड हैं, उनके फैक्ट्स को एग्जाम्पल बनाकर वो लिखें। बट कई जगहों पर कहां पर सेटल्ड प्रिंसिपल्स नहीं है, वो अपनी खुद की मन की उपज के बेसिस के ऊपर वो इलस्ट्रेशंस को लिखेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द इलस्ट्रेशंस जो आपके एविडेंस एक्ट में है, वो आप देखेंगे वो इंग्लिश केस लॉस के फैक्ट्स हैं, जो कि सेटल्ड प्रिंसिपल ऑलरेडी उस टाइम पे। तो चलें, हम इस चीज से कंसर्न नहीं है, हम आपको इंट्रोडक्शन को रीड कराते हैं इनकी किताब की। लेट्स हैव अ लुक। चलें, तो ये बुक जो है, इसकी हम इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने पूरे का पूरा डिस्कस किया है कि व्हाट इज द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड इट, इससे पहले क्या क्या इनैक्टमेंट्स थी, उन्होंने इसको डील कैसे किया है, एंड किसके बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना एविडेंस एक्ट बेस्ड किया है। उस टाइम पे हमारे पास एविडेंस एक्ट ऑफ 1855 होता था। कब ये एविडेंस एक्ट आया था? तो अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन एविडेंस एक्ट ऑफ 1855। दिस इज व्हाट इज रिटन इन द इंट्रोडक्शन। तो हम अपने पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं, 8 एंड 9 के ऊपर। किसके ऊपर हम इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे? तो व्हाट ही हैज टू से, लेट्स हैव अ लुक। इन्होंने कहा लॉ ऑफ एविडेंस इज अ पार्ट ऑफ अ लॉ ऑफ प्रोसीजर which with a view of ascertaining individual rights and liability in a particular case decides। बोलते एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है, ये बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है। नंबर 1, व्हाट फैक्ट मे एंड व्हाट फैक्ट मे नॉट बी प्रूव्ड इन अ केस। तो पहला कारण एविडेंस एक्ट को क्यों बनाया गया है, किस तर्क पे बनाया गया है, वो ये है कि कौन सा फैक्ट प्रूव किया जाए एंड कौन सा फैक्ट प्रूव ना किया जाए। नंबर 2, what sort of evidence must be given of a fact which may be proved। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा बेस, दूसरा प्रिंसिपल किसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है, वो ये है कि फैक्ट को प्रूव करने के लिए कौन सा और किस प्रकार का एविडेंस दिया जाए। बाय whom and in what manner the evidence must be proved by which any fact is to be proved। कि किसके द्वारा एंड किस तरीके से
एविडेंस को कोर्ट में दिया जाए। क्लियर है जी? अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो सर स्टीफेंस ने रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन को भी कोट किया, और ये डेफिनेशन वो नहीं है जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी गई है। ये डेफिनेशन वो है जो सर स्टीफेंस ने दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा सेक्शन 5 to 55 बना है। सर स्टीफेंस ने कहा अ फैक्ट इज रेलेवेंट टू अनदर फैक्ट when the existence of one fact can be shown to be the cause or one of the causes or effect or one of the effects of the existence of the other। एक फैक्ट रेलेवेंट तब कहलाएगा जब वो दूसरे फैक्ट का कॉज है, या दूसरे फैक्ट का कॉजेज है, या दूसरे फैक्ट का इफेक्ट है, या फिर वो इफेक्ट्स है। तो मतलब कि यहां से हमें क्या पता चलता है थ्योरी से, इनकी डेफिनेशन से, कि इन्होंने जेएस मिलर के जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। आगे इन्होंने क्या कहा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा और व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन नाइदर अलोन और टुगेदर विद द अदर रेंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल according to the common course of events। तुमने क्या कहा, जरा समझने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू सर स्टीफेंस रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा? नंबर 1, अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कॉज है या कॉजेस है, हम उसको रेलेवेंट कहेंगे। नंबर 2, अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का इफेक्ट है, हम उसको रेलेवेंट कहेंगे। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस प्रकार कनेक्टेड है कि इट इज मेकिंग इट हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल अकॉर्डिंग टू द कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट्स, हम उसको रेलेवेंट कहेंगे। तो मतलब कि सर स्टीफेंस ने सरल भाषा में क्या कहा कि हमारे पास दो प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल फैक्ट, एक होता है कोलेटरल फैक्ट। प्रिंसिपल फैक्ट वो है विच इज एन इशू, विच इज इन डिस्प्यूट, जिसको हम सरल भाषा में फैक्ट इन इशू भी कहते हैं। कोलेटरल फैक्ट वो होता है जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, वो अदर फैक्ट है, बट समहाउ इट इज कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल फैक्ट। तो सर स्टीफेंस ने सरल भाषा में यह कहा कि अगर कोलेटरल फैक्ट इस तरीके से इंटरमिंगल्ड है प्रिंसिपल फैक्ट से कि वो प्रिंसिपल फैक्ट का कॉज बन रहा है, प्रिंसिपल फैक्ट का इफेक्ट बता रहा है, या प्रिंसिपल फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर रहा है, उसी केस के अंदर आप इस कोलेटरल फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं। अदरवाइज आप इस कोलेटरल फैक्ट का एविडेंस नहीं दे सकते। सो दिस इज द रियल डेफिनेशन of the term relevant fact which was given by Sir Stephens। जब 1872 में ये किताब 1871 में लिखी गई थी, 1872 में जब हमने अपना इंडियन एविडेंस एक्ट पास करना था, तो देयर वाज अ पार्लियामेंट्री डिबेट इन विच दे डिसाइडेड दैट हम इस डेफिनेशन को नहीं लिखेंगे, बिकॉज this definition of Stephens can unnecessarily cause hurdle in the process of deciding what is relevant, what is not। इसलिए कब डेफिनेशन क्लॉज लिखा गया हमारे 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उन्होंने रेलेवेंट फैक्ट की परिभाषा को बदलकर सिर्फ इतना लिख दिया, 5 to 55 के अंदर जो एविडेंसेस बेस्ड हैं वो रेलेवेंट फैक्ट है। But this is the original definition which we have। So according to me, अगर जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर वो आपसे पूछते हैं what is meant by the term relevant fact, तो हमारे मुताबिक आप इसको जरूर कोट करें। तो मैं आपको वापस से दिखा देता हूं कि आप अपने स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल लेकर रख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो मैं अगेन इसको रीड आउट करता हूं। उन्होंने कहा
a fact is relevant to another when the existence of the one can be shown to be cause or one of the causes, or effect or one of the effects of the existence of the other. अगर एक फैक्ट दूसरे इफेक्ट का कॉज है, वन ऑफ द कॉजेज है, इफेक्ट है, वन ऑफ द इफेक्ट्स है, तो वो रेलेवेंट है. और when the existence of one either alone or together with another fact renders the existence of the other highly probable or improbable according to the common course of events, then in such case also it is relevant. Right? So, anybody having doubt in this, you can ask. चलें, हम चलें, अभी हम स्टीफेंस की किताब पढ़ ही रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ा सा बहुत और चीजें हम पढ़ लेते हैं कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी इसको देखने के लिए. सर स्टीफेंस ने कहा कि एविडेंस एक्ट में हम 4 प्रकार के एविडेंसेस ऐसे हैं जिनको हम दूर रखेंगे. ये 4 प्रकार के एविडेंसेस सर स्टीफेन ने कहा कॉमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉमन लाइफ के अंदर हम इनको रेलेवेंसी की डेफिनेशन में फॉल कराते हैं, बट लॉ ऑफ एविडेंस में नहीं कराएंगे. तो मतलब कि सर स्टीफेंस आपको कुछ बताना चाहते थे, वो ये कि बहुत से फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट होंगे, कॉमन लाइफ के अंदर वो यूज होंगे एज अ रेलेवेंट फैक्ट, बट लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर हम इन लॉजिकली रेलेवेंस या कॉमन लाइफ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे. तो सर स्टीफेंस ने इसको किस तरीके से लिखा? 4 फैक्ट्स को उन्होंने कहा, नंबर 1, फैक्ट्स सिमिलर टू बट नॉट स्पेसिफिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, रेस इंटर एलियास एक्टेट. ये कॉन्सेप्ट हम सेक्शन 14-15 के साथ रीड करेंगे. इसकी एक्सेप्शंस हैं. बेसिकली आप एविडेंस सिर्फ और सिर्फ मेन केस का देंगे, सिमिलर फैक्ट्स का नहीं देंगे. सिमिलर फैक्ट्स मींस, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, यू आर बीइंग हेल्ड लायबल फॉर, यू आर बीइंग ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. हम ये नहीं कह सकते कि इसने पहले भी थेफ्ट करी थी इसलिए इसने अब भी थेफ्ट करी है. Evidence of similar facts cannot be given because every case has to be decided on the basis of its own facts. तो ये कॉन्सेप्ट रेस इंटर एलियास एक्टेट सर स्टीफेंस ने कहा कॉमन लाइफ के अंदर बहुत यूज होता है कि आप सिमिलर फैक्ट का एविडेंस दो और एक पर्सन के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर दो, बट हम लीगल प्रोफेशन में इसका उपयोग नहीं करेंगे. बट इसकी एक्सेप्शंस हैं. हम वो एक्सेप्शन सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 में रीड करते हैं. नंबर 2, the fact that a person not called as a witness has asserted the existence of any fact. एक पर्सन है जिसको हम विटनेस नहीं कह सकते और उससे हम एविडेंस ले रहे हैं, दैट इज हियरसे. हम इस कॉन्सेप्ट को रेलेवेंसी के टॉपिक में नहीं लेकर आएंगे. नंबर 3, the fact that any person is of opinion, तो हम एविडेंस ऑफ ओपिनियन को भी एक्सक्लूड करेंगे. एंड द फैक्ट दैट द पर्सन्स कैरेक्टर इज ऑफ सच अ नेचर एज टू रेंडर द कंडक्ट इंप्यूटेड टू हिम प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, दैट इज द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर. तो कब सेक्शन 5 to 55 का कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो सर स्टीफेंस ने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको क्लियर कर दिया कि हम 4 प्रकार के एविडेंसेस को जो कॉमन पार्लेंस में यूज किए जाते हैं हम लीगल रेलेवेंसी से दूर रखेंगे. वो 4 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स, रेस इंटर एलियास एक्टेट. नंबर 2, हियरसे एविडेंसेस. नंबर 3, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर. नंबर 4, एविडेंस ऑफ ओपिनियन. हम इन चारों को बाहर रखेंगे. बट उसके बाद उन्होंने कहा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि टू ईच ऑफ द 4 exclusive rules there are however important exceptions which are defined by the law of evidence.
बट ऊपर वाले जो चार हमने एक्सक्लूड किए हैं टाइप ऑफ एविडेंसेस या कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस, उसकी कुछ एक्सेप्शंस जरूर होंगी और उन एक्सेप्शंस को हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मेंशन करेंगे और डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपको देख के देखिए कितना इंटरेस्टिंग एक पॉइंट पता चलता है कि आप अपने कंटेंट को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। जुडिशियल एग्जामिनेशन में कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि 5 to 55 जो रेलेवेंसी है वो किस एविडेंसेस को एक्सक्लूड करती है या किन फैक्ट्स को एक्सक्लूड करती है। एंड 99% स्टूडेंट्स उसका आंसर सिर्फ एक ही लिखते हैं, hearsay evidences are excluded, but however there are certain exceptions to it, जैसे कि रेस्ट स्टे हो गया, जैसे कि एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। हम उसके एक्सेप्शंस को कोट कर कर एक 10 मार्कर क्वेश्चन की तरह उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। बट ये क्वेश्चन अधूरा है। अकॉर्डिंग टू सर स्टीफेंस, 4 classes of evidences या classification of evidences are to be excluded, and these 4 classes जो 5 to 55 में रेलेवेंसी से बाहर रखी गई हैं, बट उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हमने इंसर्ट किया है, वो 4 केसेस हमारे पास ये हैं। एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स, एविडेंस ऑफ करेक्टर, एविडेंस ऑफ ओपिनियन एंड एविडेंस ऑफ हियरसे। तो आज के लेक्चर में तो मैं इसको आपको डिटेल में नहीं कराऊंगा इस एस्पेक्ट को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम इनकी एक्सेप्शंस को भी देखेंगे, बिकॉज इन इट कम्स इन थ्योरी and they ask you as a 10 marker question. So anybody having any sort of doubt in relation to it, you can ask. Sure हो जी? चलें, अब हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि सर स्टीफेंस ने रेलेवेंसी को डिफाइन कैसे किया। हम थोड़ा सा इसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा एक फैक्ट रेलेवेंट होगा अगर वो कॉज है, वन ऑफ द कॉजेज है, अगर वो इफेक्ट है, वन ऑफ द इफेक्ट्स है, या फिर और he is making the existence of another fact highly probable or highly improbable. तो इन केसेस के अंदर इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन केसेस में हम उस फैक्ट को रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। इस रेलेवेंसी की परिभाषा को पढ़ते समय उन्होंने कहा कि हम 4 टाइप ऑफ फैक्ट्स को एक्सक्लूड करेंगे। नंबर 1, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स। नंबर 2, एविडेंस ऑफ करेक्टर। नंबर 3, hearsay evidence, and number 4th, evidence of opinion. But however, इसकी कुछ हम certain exceptions को admit करेंगे। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन प्रिंसिपल्स की आप एक्सेप्शंस को भी याद रखें। ठीक है जी। तो कब हम इस पूरे सिनारियो को रीड आउट करते हैं तो हमें एक चीज प्रॉपरली क्लियर हो गई है। वो ये हुई है कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट में लॉजिकली प्रोबेटिव एविडेंसेस को एडमिट नहीं कर रहे हैं एज इट इज। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि अच्छा तो फिर इसका कुछ आंसर हो, हमारे पास कुछ प्रूफ हो। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जहां पर आप एविडेंसेस को कहेंगे कि लॉजिकली रेलेवेंट हैं, बट एविडेंस में इनको एडमिसिबल नहीं किया गया। और फिर हम कुछ एविडेंसेस ऐसे देखेंगे जो लॉजिकल नहीं है
फिर भी उनको एविडेंस में एडमिसिबल किया गया है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक सिनारियो देखते हैं जहां पर एविडेंस जो है वो आपको लॉजिकली रेलेवेंट लग रहा है, बट उसको लीगली रेलेवेंट नहीं बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ some principle. Let's take an example. For example, number 1, section 122. It's a best example to quote. A communication made to the husband or a wife, a communication made to the spouse during a marriage. अगर आप कोई कम्युनिकेशन किसी स्पाउस को कर रहे हैं तो वो एविडेंस जो है, वो उस कम्युनिकेशन जो है, अगर उसमें एडमिशन है, उसमें कन्फेशन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। लॉजिकली ये रेलेवेंट होनी चाहिए, बट लीगली हमने इसके सेक्शन 122 के ऊपर बार लगा रखा है, इसको रेलेवेंट नहीं बना रखा। नंबर 2, उसी प्रकार अगर आप सेक्शन 123 देखते हैं, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट अफेयर्स, they are logically relevant because they are the direct source of evidences, but legally they are not made relevant. उसी तरीके से अगर हम सेक्शन 126 के अंदर कम्युनिकेशन मेड टू द बैरिस्टर, सॉलिसिटर, अटॉर्नी, वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, दे आर नॉट बीइंग मेड रेलेवेंट, दे आर लॉजिकली रेलेवेंट। एक क्लाइंट आता है, अपने वकील को कहता है कि वकील साहब मैं खून कर कर आया हूं, मैं चाहता हूं आप मुझे बचा लें, आप मुझे डिफेंड करें। वकील कहता है यस आई विल। वो एक बहुत ही हीनियस प्रकार का अपराध कर कर आ रहा है, और अपराध करने के बाद वो उसको एडमिट कर रहा है, उसका कन्फेशन कर रहा है लॉयर को, बट द लॉयर कैन नॉट गिव द एविडेंस ऑफ इट बिकॉज देयर इज अ लीगल बार ऑफ सेक्शन 126। उसी तरीके से अगर आप एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर और कन्फेशन मेड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, दैट इज सेक्शन 25 एंड 26। आपको ये लॉजिकली रेलेवेंट लग रहे हैं, बट दे आर नॉट लीगली रेलेवेंट। ठीक है जी। उसी तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और देता हूं, आप इसको समझ पाएंगे। हम इसको रिवर्स कर कर देखते हैं। बहुत से फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि लॉजिकली रेलेवेंट नहीं है, उनको लॉजिकली रेलेवेंट नहीं हम कह सकते, बट स्टिल दे आर मेड लीगली रेलेवेंट। लीगली उनको रेलेवेंट बनाया गया है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है सेक्शन 146 एंड सेक्शन 155। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ विटनेस, impeaching the credibility of a witness। अब जरा समझें, केस चल रहा है पार्टीज का, और आप एविडेंस लेकर आ रहे हैं उन पार्टीज के विटनेसेस के करेक्टर का। दैट इज टू रिमोट। लॉजिकली इट शुड नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस, बट somehow for the purpose of appreciating his value it is being made legally relevant। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें क्या परिभाषा पता चलती है। नंबर 1, हम लॉजिकली प्रोबेटिव एविडेंसेस को रूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 2, नो डाउट बहुत से केसेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% सर्कमस्टांसेस में लीगली रेलेवेंट एंड लॉजिकली रेलेवेंट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। 90% केसेस में आप देखेंगे
जो फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट भी होगा, और जो लीगली रेलेवेंट है वो लॉजिक से भी रेलेवेंट बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉमन नोशन ऑफ मैनकाइंड। बट ये रूल एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जहां पर अकॉर्डिंग टू द कॉमन नोशन ऑफ मैनकाइंड एक फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है बट उसको लीगली रेलेवेंट एडमिसिबल नहीं बनाया गया है। उसका हमने उदाहरण देखा, सेक्शन 122 कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस, सेक्शन 126 कम्युनिकेशन मेड टू द अटॉर्नी, सेक्शन 25 26 confession made to the police officer, they are not relevant. Secondly, बहुत से relevant facts भी ऐसे हैं जो logically according to the common notion of mankind admissible relevant नहीं होने चाहिए थे but still relevant बनाए गए हैं, जैसे कि impeaching the character of a witness, right? Position in life of a witness, they're not logically relevant but they are legally. So this comes as a 10 marker question whether all the logically relevant facts are legally relevant, या फिर जैसे कि हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकली रेलेवेंट एंड लीगली रेलेवेंट। तो आपको याद रखना है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन की शुरुआत आपको थोड़ी सी दमदार बनानी है, लोगों से हटकर बनानी है, और इसके लिए आप उसकी शुरुआत ही इसी से लिखेंगे कि हमारे पास जो रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी ऑफ लॉजिकल प्रोबेटिव एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, इनफैक्ट वो थ्योरी ऑफ कॉजेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसको जस्टिफाई करते समय आप सर स्टीफेंस की रेलेवेंसी की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप इन दो पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि दैट ऑल द लॉजिकली फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट लीगली रेलेवेंट, एंड फिर आप वाइस वर्सा भी प्रूफ करेंगे। क्लियर है जी? समझ गए हैं? कोई डाउट हो इसमें तो पूछें आप। चलें, अब इसके साथ हमारा ये रेलेवेंसी का टॉपिक एक पहलू तक, डेफिनेशन तक कंप्लीट होता है। अब हम रेलेवेंसी के अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि क्या रेलेवेंसी के ऊपर जुडिशियल डिस्क्रिशन खत्म हो गई है? क्या अभी हमने रेलेवेंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 to 55 ही तय करनी है? ठीक है जी। अब चले हम इसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हमें थोड़ी सी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक। तो वी आर डन विद 2 पार्ट्स, ठीक है जी। सेक्शन 5 to 55 किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हम उसको रीड कर चुके हैं। सेक्शन 5 to 55 के अंदर रेलेवेंसी जो शब्द है उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी, हम उसको भी रीड कर चुके हैं। हम इस डेफिनेशन को जी एक बार और रीड करेंगे। मैं आपको राम बिहार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कोट कराऊंगा। वहां पर हम एक पैसेज देखेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 शब्दों को डिफरेंशिएट किया है, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, प्रोबेटिव वैल्यू एंड वेट। इन चारों शब्दों का अंतर क्या है? तो वहां पर इस टॉपिक की कंक्लूजन में हम इस डेफिनेशन को वहां से रीड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रेलेवेंसी का अर्थ क्या है। बट वो एक डिफरेंस की तरह लिखी गई है कि डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, प्रोबेटिव वैल्यू एंड वेट। तो इसलिए हम एक बार टॉपिक को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम उस जजमेंट को रेफर करेंगे, राइट? अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 5 to 55 को इनैक्ट क्यों किया गया था? What was the reason behind it? कुछ तो कारण होगा कि आपने 5 to 55 को इनैक्ट कर दिया। पुरानी लेजिस्लेशन में इट वाज नॉट इनैक्टेड। उसका कारण है इंग्लिश लॉ। अब इंग्लिश लॉ कारण कैसे है? आप सोचेंगे अच्छा इंग्लिश लॉ में लिखा होगा तो इसलिए भारतीय लॉ में लिख दिया। द आंसर इज नो। अगर हम इंग्लिश लॉ को देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश लॉ के अंदर व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, इस चीज को स्टैच्यूट ने प्रोवाइड कर दिया। बट व्हाट इज रेलेवेंट, इस चीज को जुडिशियल डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया। कि जज डिसाइड करेगा रेलेवेंट है या नहीं है, बट ये चीजें रेलेवेंट नहीं होंगी, ये प्रोवाइड कर दी। सर स्टीफेंस ने अपनी किताब में कहा, प्लस ये ऑब्जर्वेशन टेलर की भी है, ठीक है जी। टेलर भी इंग्लैंड के बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं, एंड उनका जो वर्क है इन 17th सेंचुरी इट वाज कोटेड एज एन अथॉरिटी। एविडेंस एक्ट के अंदर भी कई पहलुओं को पढ़ते समय हम टेलर का विश्लेषण करेंगे। कई जगहों पर डेफिनेशन आती है, कैसे एडमिशन की डेफिनेशन, हम वो टेलर की डेफिनेशन को अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है एडमिशन की, वो डेफिनेशन गिवन बाय टेलर है। तो उसी का बेसिस, उसी का बुनियाद बनाकर हमने सेक्शन 17 में डेफिनेशन को कोट किया है। तो ये कहता क्या है कि इंग्लिश लॉ में व्हाट इज नॉट रेलेवेंट दैट इज प्रोवाइडेड, बट व्हाट इज रेलेवेंट दैट वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल डिस्क्रिशन। सर स्टीफेंस ने कहा कि ये जो हमने एक वास्ट जुडिशियल डिस्क्रिशन दे रखी है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इसके कारण जो लॉ है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा, इसके कारण कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस आ रहे हैं। तो सर स्टीफेंस ने अपनी किताब की इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखा कि स्टैच्यू को बकायदा बताना चाहिए कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं एंड कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं हैं। इसलिए अगर आप सेक्शन 5 to 55 को रीड करते हैं तो आप देखेंगे सेक्शन 6 to सेक्शन 16, टू बी प्रिसाइज सेक्शन 6 to सेक्शन 11 प्योरली बताते हैं व्हाट इज रेलेवेंट, प्योरली। वेयर एज उसके बाद वाले अगर आप सेक्शंस को एनालाइज करते हैं, वो मिक्स एंड मैच है। वो बताते हैं क्या रेलेवेंट होगा, क्या रेलेवेंट नहीं होगा, और क्या रेलेवेंट नहीं है, किन सर्कमस्टांसेस में वो रेलेवेंट होगा। तो वो मिक्स एंड मैच बंच चल रहा है। बट सेक्शन 6 to सेक्शन 11 प्योरली बता रहे हैं व्हाट इज रेलेवेंट, राइट। तो सर स्टीफेंस ने कहा वी नीड टू कर्ब दिस जुडिशियल डिस्क्रिशन बिकॉज इट इज क्रिएटिंग इनकंसिस्टेंसी। लॉ आपको फिर क्लियर ही नहीं दिखता। जब आप एक क्लाइंट जाएगा, वो एविडेंस को लेकर जाएगा, उसके दिमाग में हमेशा दुविधा रहेगी कि क्या जज इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका केस जो है वो रेलेवेंट है टू द केस, उसका जो फैक्ट है इट इज रेलेवेंट टू द केस। तो उसके ऊपर वो अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जज अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे एविडेंस को एडमिट या रिजेक्ट करने लग जाएंगे। सो वी नीड टू कर्ब इट। तो इसलिए एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 5 to 55 कब लिखा गया, तो उन्होंने ये मेंशन किया व्हाट ऑल फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट, राइट, एंड व्हाट ऑल फैक्ट्स विल नॉट बी रेलेवेंट। अब जो बाकी के फैक्ट्स बच गए, जो 5 to 55 के बीच में नहीं आए, वो ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो गए। क्लियर है? अब चले हम इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक और एनालिसिस करके बताते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी इंट्रोडक्शन के लिए। लेट्स सी व्हाट इट हैज टू से। तो जी ध्यान से समझें आप। सर स्टीफेंस ने कहा, जब उन्होंने अपनी बुक लिखनी थी तो उन्होंने अपना एक विचार तो क्लियर कर दिया कि हम भारत में
इंग्लिश रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जो कहता है कि स्टैच्यू बताए रेलेवेंट क्या नहीं है। उनके अलावा जो फैक्ट्स बच गए तो वो रेलेवेंट होंगे कि नहीं होंगे वो जज डिसाइड करेगा केस टू केस। उन्होंने कहा हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज इट इज गिविंग टू मच जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो उन्होंने कहा कि हम एक अलग रूल बनाएंगे जिसके अंदर स्टैच्यू ही प्रोवाइड करेगा कि व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज इररेलेवेंट। ऐसा करते समय उन्होंने जो ऑलरेडी सेटल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स थे उनका सहारा लिया। इंग्लैंड में जो ऑलरेडी सेटल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स थे उनका सहारा लिया एंड सेक्शन 5 to 55 में उन सेटल्ड प्रिंसिपल्स को कब कोडिफाई किया, इन सेक्शंस, किन जजमेंट के बेसिस पे किया, उन जजमेंट्स के फैक्ट्स को इलस्ट्रेशन की तरह कोट कर दिया। तो मतलब कि सर स्टीफेंस, आप समझने की कोशिश करें, उन्होंने ऐसे ही नहीं ड्राफ्ट कर दिया। जब प्रिंसिपल को ड्राफ्ट करने लगे तो व्हाट ही डिड, उन्होंने जो ऑलरेडी सेटल्ड प्रिंसिपल थे ना इंग्लैंड में, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट से सेटल हो गए थे कि ये तो जी रेलेवेंट होगा ही होगा, डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी ही होगी, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन रेलेवेंट होगी ही होगी, कॉज इफेक्ट रेलेवेंट होगा ही होगा। व्हाट ही डिड, उनको कोडिफाई कर दिया 5 to 55 के बीच में कि जी ये तो रेलेवेंट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियली प्रेसिडेंट से सेटल्ड रूल है। इसको और सॉलिड बनाने के लिए जहां से ये प्रिंसिपल आया है, जिन जजमेंट से ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ है, उन जजमेंट के फैक्ट्स को एज एन इलस्ट्रेशन कोट कर दिया। तो सर स्टीफेंस ने ऐसे ही इलस्ट्रेशंस कोट नहीं करी, उन्होंने उन फैक्ट्स को जिनके बेसिस के ऊपर ये प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था उसको एज इलस्ट्रेशंस कोट किया। दैट इज द रीजन कि एविडेंस एक्ट की इलस्ट्रेशंस इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट्स की तरह काम करती, भारत में नहीं करती हैं सच, बिकॉज दे आर मियरली ऑफ असिस्टेंट्स। Illustrations are not binding on the court. They are statutory provisions, but they are only for the purpose of assistance. They're not binding as a statutory provision. But England में these are the settled principles laid down by the judicial presidents. Therefore, England में ये सब illustrations as a president quote की जाती हैं। Clear है? कुछ पॉइंट्स ऐसे थे किन्होंने इनको ले डाउन किया। भारत के, इंडिया के सर्कमस्टांसेस को देखकर उन्होंने कुछ और फैक्ट्स को रेलेवेंट और इरेलेवेंट भी बनाया जो इंग्लैंड से थोड़े से विपरीत थे। भारतीय क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस या सिविल जुरिस्प्रूडेंस को देखकर तो उनकी इलस्ट्रेशंस उन्होंने खुद बनाई इन ऑर्डर टू बी मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। एंड दिस इज हाउ हमारे पास इतना खूबसूरत एक्ट बना। अब चलें आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पहलू और समझाते हैं इसके रिलेशन। ये तो हमने एस्पेक्ट पढ़ लिया जी कि ठीक है हाउ इट इज वर्किंग, राइट। अब जरा और देखते हैं। अब सर स्टीफेंस ने कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, कौन कौन से फैक्ट्स इरेलेवेंट होंगे, इनको कर दिया कोडिफाई। कोडिफाई कर कर रेलेवेंट फैक्ट्स के रिलेशन के अंदर जो डिस्क्रिशन थी ऑफ कोर्ट उसको कर दिया खत्म। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या रियलिटी में खत्म हो गई या आज भी कोई प्रोविजंस ऐसी हैं जो कई एस्पेक्ट्स में जुडिशियल डिस्क्रिशन को सेव कर रही हैं? द आंसर इज यस।
मैं आपके साथ 1947 प्रीवी काउंसिल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस कर रहा हूं इसके रिलेशन के अंदर, जिसका जिक्र आपकी किताबों में नहीं है। द नेम ऑफ द जजमेंट इज बी भाबती वर्सेस रमंद्रा। ये जजमेंट 1947 प्रीवी काउंसिल की है, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने, जो मैंने आपके साथ पूरे का पूरा डिस्कशन किया है ना, ये अभी सर स्टीफन किस बुनियाद पे आए, ये सारे का सारा इस जजमेंट का पार्ट है। प्रीवी काउंसिल ने कहा नो डाउट हमने 5 to 55 बनाकर जुडिशियल डिस्क्रिशन खत्म कर दी है। अब जज स्टैट्यूटरी प्रोविजन से बाउंड है टू डिसाइड कि फैक्ट रेलेवेंट है कि नहीं है, बट आज भी दो प्रोविजंस ऐसी हैं जहां पर जज अपनी डिस्क्रिशन का उपयोग कर कर अगर उसको लगता है कि कोई फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है और उसको एडमिसिबल बनाना चाहिए, वो फिर भी बना सकता है। तो मतलब कि द रूल विच वी स्टडी फ्रॉम अ बुक्स, दैट इज एन इनकम्प्लीट रूल। और वो दो सेक्शंस हैं। नंबर 1 सेक्शन 11, अगर जज को लगता है कि फैक्ट 5 to 55 में कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं है, बट वो फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल या इंप्रोबेबल बना रहा है, तो ही हैज अ डिस्क्रिशन टू मेक दैट फैक्ट रेलेवेंट। दूसरा, which is very very important, that is section 114 of Indian Evidence Act, which talks about may presumptions in relation to the events which happens in the natural course, उनको भी रेलेवेंट बनाया जा सकता है। कोर्ट उनको प्रिज्यूम कर सकती है कि ठीक है ये चीज हुई होगी, और उस प्रिजम्पशन के लिए वो किसी भी एविडेंस का उपयोग कर सकती है। सर स्टीफेंस ने बहुत हद तक जुडिशियल डिस्क्रिशन इन रिलेशन टू रेलेवेंसी खत्म कर दी, बहुत हद तक। उन्होंने कहा नाउ जज खुद अपना माइंड अप्लाई कर डिसाइड नहीं करेगा कि क्या इस लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट को लीगली रेलेवेंट बनाए कि ना बनाए। हम आपको लिस्ट बता रहे हैं, स्टैच्यू आपको फैक्ट्स बता रहा है जो रेलेवेंट होंगे, जो रेलेवेंट नहीं होंगे, और जो मेंशन नहीं है वो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट नहीं होंगे। बट इस लिस्ट के अंदर भी जुडिशियल डिस्क्रिशन थोड़ी सी सेव कर दी, एंड दैट इज बीइंग सेव्ड अंडर सेक्शन 11 and under section 114 of Indian Evidence Act. This is what the Privy Council has to say. Right? समझ गए जी आप इस चीज को? तो अगर हम पूरे के पूरे आज के कॉन्सेप्ट को हम कंक्लूड करते हैं रेलेवेंसी के रिलेशन में, तो हमें क्या पता चलता है कि नंबर 1, इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंसी को डिफाइन नहीं कर रहा। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ इतना बता रहा है कि 5 to 55 के अंदर जो लिखे गए हैं दे आर रेलेवेंट। बट सर स्टीफेंस ने अपने ड्राफ्ट में रेलेवेंट फैक्ट की परिभाषा लिखी थी। ओनली इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर कंफ्यूजन, जब 1872 में हमारा एक्ट इनैक्ट हुआ तो उसने रेलेवेंसी की डेफिनेशन को हटा दिया। किस बेसिस के ऊपर सर स्टीफेंस ने रेलेवेंसी को डिस्कस किया था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 2, हमारा जो रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट है वो लॉजिकली प्रोबेटिव रेलेवेंसी के ऊपर बेस नहीं है, हमारा थ्योरी ऑफ कॉजेशन के ऊपर है, जो जेएस मिलर के द्वारा दी गई थी। वो थ्योरी कॉज टू इफेक्ट, इफेक्ट्स टू कॉज के बारे में बात करती है। हमारे 5 to 55 में बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको लॉजिकली रेलेवेंट नहीं दिखेंगे बट लीगली रेलेवेंट बनाए गए हैं, एंड बहुत से प्रावधान आपको ऐसे भी दिखेंगे जो लॉजिकली रेलेवेंट हैं बट लीगली रेलेवेंट नहीं बनाए गए हैं। तो इसलिए हम एक स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचते हैं, कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट लॉजिकली रेलेवेंट एंड ऑल द लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट लीगली रेलेवेंट। एंड लास्टली हमने देखा कि हमने रेलेवेंसी को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन क्यों दी, क्योंकि हम इंग्लिश लॉ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे।
हम जुडिशियल डिस्क्रिशन नहीं देना चाहते थे जजेस को कि वो डिसाइड करें व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट. सो दैट इज द रीजन वी इनैक्टेड अ लॉ जिसके अंदर हमने मेंशन किया कि दिस विल बी रेलेवेंट एंड दिस विल नॉट बी रेलेवेंट. तो इसलिए हमने जुडिशियल डिस्क्रिशन को किल कर हमने स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी इस कॉन्सेप्ट को. बट ऐसा करते समय भी हमने फिर भी कहीं ना कहीं जुडिशियल डिस्क्रिशन को सेव कर लिया. और उसका बेस्ट उदाहरण है सेक्शन 11 जो कहता है कि अगर कोई फैक्ट कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं है, सेक्शन 6 टू सेक्शन 10 में वो रेलेवेंट नहीं है, 5 टू 55 के किसी और प्रावधान में रेलेवेंट नहीं है, बट अगर कोर्ट को लगता है कि वो किसी फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर रहा है तो वो एविडेंस में लिया जा सकता है. तो एक ये प्रावधान है. दूसरा प्रावधान जो है वो जुडिशियल डिस्क्रिशन के बारे में बात करता है इन रिलेशन टू द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें किसी भी फैक्ट की कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर सकता है. तो वो प्रिजम्पशन किसी ऐसे फैक्ट की भी रेज हो सकती है जो कि 5 टू 55 में फॉल ना करता हो. सो दिस इज एन इनडायरेक्ट वे of making a fact relevant even though it doesn't fall in 5 to 55. समझे जी? कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं. श्योर हो? चलें. अब हम आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू और डिस्कस करने वाले हैं रेलेवेंसी से थोड़ा सा हटकर. तो हमने आपको एक स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि जी सेक्शन 5 कहता है evidence can be given of an existence or non-existence of a fact in issue, or evidence can be given of a relevant fact and evidence can be given of no other. आपको पता है no other का मतलब क्या है यहां पर? What is meant by the term no other? तो मतलब कि अगर कोई फैक्ट किसी और लॉ में रेलेवेंट बनाया गया है तो क्या हम उसका भी एविडेंस नहीं दे सकते? जब एविडेंस एक्ट आया था उस टाइम पे हमारे पास बंगाल कोड था, बॉम्बे कोड था, मद्रास कोड था. ये 3 कोड्स ऑलरेडी चल रहे थे जिसमें खुद के रेलेवेंसी के प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया गया था. तो मतलब कि कब सेक्शन 5 टू 55 आया तो उसने सेक्शन 5 के अंदर लिख दिया एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ नो अदर फैक्ट. तो क्या ये रूल एब्सोल्यूट है? क्या एविडेंस एक्ट में सही मायनों में सब एक्ट्स को रिपील कर सिर्फ यही रेलेवेंट फैक्ट्स बना दिए? अगर आप अपनी किताबों को पढ़ते हैं, जनरल किताबों को, खासकर 2-3 ऑथर्स हैं बट्टू कलार और अवतार सिंह, आप इसका आंसर हां ही पढ़ेंगे. बट मेरी बात अगर आप मानेंगे तो आप सच्चाई से कोसों दूर हैं. क्यों? क्योंकि उसका आंसर इतिहास में है. और वो इतिहास किसका है? सेक्शन 2 का एंड एविडेंस एक्ट के पीछे शेड्यूल का. तो दिखाएं आपको कुछ. लेट्स हैव अ लुक. तो अगर आप एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा देखना चाहते हैं, देखते हैं सॉरी, इसका सेक्शन नंबर 2 देखेंगे तो आपको ये सेक्शन नंबर 2 रिपील्ड दिखेगा. एक रिपीलिंग एक्ट पास हुआ था 1938 में जिसने अननेसेसरी प्रोविजंस को रिपील कर दिया. ठीक है जी. आपको एविडेंस एक्ट के अंदर बिल्कुल एंड में एक शेड्यूल भी दिखेगा. वो शेड्यूल भी 1938 में रिपील हो गया. अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है ऐसा इसमें क्या था और ये हमारे प्रेजेंट आंसर की तरह किस तरह से कनेक्टेड है? राइट. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग द वर्ड नो अदर. अगर आप नेट के ऊपर भी सर्च करेंगे कि सेक्शन 2 में क्या था, शेड्यूल में क्या था, या किसी किताब में आप उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगा. इवन अगर आप प्रोनाउंस
कमेंट्रीज को भी रीड करते हैं ना प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप सरकार को पढ़ते हैं या मुनीर की कमेंट्री को रेफर करते हैं, तो वहां पर भी इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया कि सेक्शन 2 और शेड्यूल में था क्या। बस इतना लिख दिया कि सेक्शन 2 एक रिपीलिंग क्लॉज था, जो एविडेंस एक्ट कब आया उस टाइम पे जो अदर एविडेंसेस थे उनको रिपील कर देता है, बट कितना रिपील करता है, कैसे रिपील करता है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। तो चलें हम आपको एक किताब दिखाते हैं, उसका कुछ विश्लेषण करते हैं और अपने आंसर के ऊपर आते हैं। आपके साथ जो मैं किताब डिस्कस करने वाला हूं, ये हार्वर्ड लॉ लाइब्रेरी की किताब है, जिसको हम आपको ऑफिशियली दिखा सकते हैं। दिस, इफ यू वांट टू रीड द हिस्ट्री ऑफ आवर लॉज, तो आप इन किताब को रेफर कर सकते हैं। 18th सेंचुरी में भारत के क्या क्या लॉज थे। द एंग्लो इंडियन कोड, जो ये डील कर रहा हूं, ये प्रोसीजरल है और एक सब्सटैंटिव भी आती है, तो उस टाइम के सब्सटैंटिव लॉज को डील करती है वो। तो देखिए आजकल जो किताबें लिखी जाती हैं ना, तो आजकल के ऑथर्स जो हैं मार्केट के अंदर छोटी छोटी किताबों का आजकल ट्रेंड है। तो छोटी किताब को लिखने के लिए रिसर्च वर्क कोई नहीं करता। वो क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बुक उठाई, अच्छा सा पैराग्राफ दिखा, उसको उठाकर अपनी किताब में लिख दिया। बट जो रिनाउंड ऑथर्स है ना, जैसे कि सरकार देख लें, मुनीर देख लें, मुल्ला देख लें, वो उस टाइम की लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं और वहां से उस टाइम के सिनेरियो को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपके सामने लेकर आते हैं। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज टेल यू कि ऑलवेज रीड अ गुड बुक ऑफ अ गुड ऑथर, कि आपको रियलिटी में पता हो, आप एक अंधकार के जीवन से बाहर आए। तो ये किताब का मैं आपको पेज दिखाता हूं। वॉल्यूम नंबर 2 है, ये एडजेक्टिव लॉ के ऊपर लिखी गई है। तो लेट्स सी व्हाट दिस हैज टू से, व्हाट दिस बुक हैज टू से। इसके हम पेज नंबर 800 एंड समथिंग के ऊपर आ रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो उस टाइम पे एविडेंस एक्ट किस तरीके से डील कर रहा था, उसकी एक जिम्मेदारी दी गई थी सर विल्सले स्टोक्स को, कि आप भारत में आए और भारतीय लॉ का विश्लेषण करें, बोथ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के ऊपर। और आपको जो लगता है चेंजेस हो तो आप हमें बताएं, हम उसको चेंजेस करेंगे। उनकी इस वर्क के ऊपर 1985 1908 के अंदर दो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स की गई थी डिफरेंट डिफरेंट लॉस में। तो मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा कि व्हाट इट हैज टू से, कहां कहां पर हमारे को रेलेवेंट लगेगा हम उनकी वर्डिंग को आपको कोट करेंगे। ठीक है जी, जो आज मैंने आपको रेलेवेंसी के बारे में, थ्योरी के बारे में बताया है, उसका जिक्र सर ने अपनी किताब में भी किया है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं ना, कि हमारी एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, तो इट इज ब्यूटिफुली रिटन इन दिस बुक, ब्यूटिफुली रिटन। तो चलें, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एविडेंस के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अपना। चलें, मैं आपको एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता हूं, ये हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये ड्राफ्ट, ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, दिस इज अ डायग्राम ऑफ सर जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफेंस ने जब एविडेंस एक्ट बनाकर प्रेजेंट किया था काउंसिल के सामने फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट ऑफ अ लॉ, मेकिंग इट अ लॉ, तो उन्होंने पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट को समअप करने के लिए कि एविडेंस एक्ट काम कैसे करता है, उन्होंने इस डायग्राम को प्रेजेंट किया था खुद बनाकर। मैं इसका आपको विश्लेषण कराऊंगा एक दो दिन के अंदर, एक दो लेक्चर्स के बाद। हम देखेंगे ये कहता क्या है,
अगर आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए व्हाट इज द स्कीम ऑफ एविडेंस एक्ट और आपके पास समा हो कुछ डायग्राम बनाने का, तो हमारे मुताबिक आप यही डायग्राम बनाएं, बिकॉज ये मेकर ऑफ द एविडेंस एक्ट ने खुद बनाया था। चलें, अब हम उस एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं, हम अपने अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। अगर हम एविडेंस एक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, तो जरा ध्यान से देखें, यहां पर आपको एक सेक्शन नंबर 2 दिखेगा, विजिबल है? ठीक है जी। क्या कहता है ये? यहां पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ पाएंगे। एंड नो ऑफ नो अदर का मतलब क्या है? उन्होंने कहा ऑन एंड फ्रॉम द डेट द फॉलोइंग लॉ शैल बी रिपील्ड। जब एविडेंस एक्ट आएगा तो फॉलोइंग लॉ को हम रिपील कर रहे हैं। All the rules of evidence not contained in any statute, act or regulation of British India. कोई भी लॉ जो स्टैट्यूटरी कोडिफाइड नहीं है, हम उनको रिपील कर रहे हैं। तो मतलब कि उस टाइम पे जो रूल ऑफ एविडेंस हिंदू लॉ का था कस्टम्स के ऊपर, मुस्लिम लॉ का था कस्टम्स के ऊपर, वो सब रिपील हो गया। बट जो कोडिफाइड लॉ है वो नहीं हुआ। कैसे? थर्ड पॉइंट देखें। The enactments mentioned in the schedule thereto, to the extent specified in the third column of the said schedule. उन्होंने कहा पीछे हमने एक शेड्यूल लिखा है, उस शेड्यूल में जो हमने एक्ट्स लिखे हैं वो रिपील हो रहे हैं, बट वो सारे के सारे रिपील नहीं हो रहे, वो उतने ही रिपील हो रहे हैं जितना हमने कॉलम के अंदर मेंशन कर दिया, थर्ड कॉलम में। उसके बाद उन्होंने लिखा nothing herein contained shall deem to affect any provision of any statute, act or regulation in force in any part of India and not hereby repealed. But जो कोडिफाइड लॉज हैं, जो पीछे शेड्यूल में रिपील नहीं किए गए, वो सब आज भी इनैक्टेड रहेंगे, आज भी अप्लाइड रहेंगे। तो अगर हम पीछे थोड़ा सा चल के शेड्यूल को देखते हैं, तो आपको एक छोटा सा शेड्यूल पीछे आपको नजर आएगा। लेट मी शो यू। दिस इज द शेड्यूल। शेड्यूल ने बताया कौन सा एक्ट किस एक्सटेंट तक हम उसको रिपील कर रहे हैं, एंड उन्होंने इसको कोट किया। राइट? तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको जो उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल के चल रहे थे, उनको बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट तक रिपील किया गया था। राइट? बाकियों को एज इट इज रख दिया। तो आपको इससे पता क्या चला कि कब एविडेंस एक्ट आया तो एविडेंस एक्ट ने सारे का सारा लॉ ऑफ एविडेंस रिपील नहीं किया जो उस टाइम पे था बाकी जगहों पर। नंबर 1, कस्टमरी रूल्स ऑफ एविडेंस रिपील हो गए एब्सोल्युटली। जो स्टैच्यूज थे, जो एक्ट्स थे, जो रेगुलेशंस थी, उनको बहुत हद तक रिपील कर दिया, बट बहुतों को सेव भी कर लिया। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बॉम्बे एविडेंस रेगुलेशन एक्ट, उसको रिपील करा ही नहीं गया। उसमें भी बहुत से प्रावधान थे जो कि बता रहे थे कि कौन कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। तो अगर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं तो आपको क्या पता चलता है? लेट्स हैव अ लुक। सेक्शन 5 के साथ
तो हमने देखा कि एविडेंस एक्ट ने, जब हमारे पास एविडेंस एक्ट आया, एविडेंस एक्ट ने जो कस्टमरी रूल्स थे एविडेंस के रिलेशन में, दे वर टोटली रिपील्ड. राइट. Whereas जो अदर स्टैच्यूटरी एक्ट्स या रेगुलेशंस में रूल्स थे, उनको कंप्लीटली रिपील नहीं किया. They were not completely repealed. To some extent, इनको रिपील कर दिया. और वो एक्सटेंड क्या होगा, वो पीछे शेड्यूल 1 में मेंशन कर दिया, जो भी आपको दिखता नहीं है. ठीक है जी. तो मतलब कि जब एविडेंस एक्ट ने सेक्शन 5 बनाया, और सेक्शन 5 में लिखा कि जो आप एविडेंस हैं वो फैक्ट इन इशू का देंगे, आप एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट का देंगे, एंड वहां पे लिख दिया ऑफ नो अदर. ये नो अदर जो शब्द था, ये सब्जेक्ट टू अदर लॉस था. वो लॉज जो उस टाइम पे सेक्शन 2 में रिपील नहीं हुए थे. और उनमें से कुछ लॉज आज भी चल रहे हैं. तो मतलब कि जो हम ये शब्दावली पढ़ते हैं ना, ऑफ नो अदर, हम कहते हैं 5 to 55 इज एग्जॉस्टिव. इसके अलावा कोई और फैक्ट रेलेवेंट हो ही नहीं सकता. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव कोड नहीं था. एविडेंस एक्ट कंसोलिडेटिंग एक्ट नहीं था जिसने के सारे लॉस को कंसोलिडेट किया हो. इन रियल सेंस सेक्शन 2 में एविडेंस एक्ट ने बहुत से लॉस को सेव भी करा. उन्होंने कहा कि जो हम रिपील नहीं कर रहे, दे आर बीइंग सेव्ड. तो दे आर बीइंग सेव्ड मींस अगर उनके अंदर कोई रेलेवेंट फैक्ट है, उसका एविडेंस दिया जा सकता था. क्लियर है जी. एंड राइट नाउ ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज. जब इन्होंने लिखा कि ऑफ नो अदर, इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू स्पेशल एंड लोकल लॉस. मैं आपको ये जजमेंट कराऊंगा लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2001 सुप्रीम कोर्ट की. वो टाडा के ऊपर है. टाडा के अंदर लिखा गया है कि अगर आप कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को करते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द कन्फेशन इज रेलेवेंट. तो वहां पर डायरेक्ट कंफ्लिक्ट होता है इस शब्द का सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ. बिकॉज वो कहता है कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलेवेंट. बट यहां पर ये कहता है टाडा के चार्ज के अंदर, कहां पर टाडा एप्लीकेबल है, कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज रेलेवेंट. तो वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट को कोट करते समय कहते हैं लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एविडेंस, द प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट आर सब्जेक्ट टू स्पेशल एंड लोकल लॉस. तो अगर कोई फैक्ट स्पेशल या लोकल लॉ के अंदर रेलेवेंट बनाया गया है, उसका एविडेंस दिया जा सकता है. और ये चीज कब एविडेंस एक्ट आया 1972 में, तब भी ऐसी ही थी, और ये चीज आज भी ऐसी ही है. सो व्हाट इट सेज, एविडेंस सिर्फ फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स ऑफ 5 to 55 का देंगे, आप किसी और का नहीं देंगे. बट
अगर कोई स्पेसिफिक फैक्ट किसी स्पेशल या लोकल लॉ में रिलेवेंट बनाया गया है, चाहे वो स्पेशल या लोकल लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट के आने से पहले का है, चाहे वो इंडियन एविडेंस आने के बाद का है, जो कि रिपील नहीं हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट से, वो भी एविडेंस एडमिसिबल है, वो भी फैक्ट रिलेवेंट है। क्लियर है जी? समझ गए हैं? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं आप। तो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर हियर। हम अभी सेक्शन आपका 5 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसके ऊपर अराउंड 1 आवर का लेक्चर और रखेंगे कुछ एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, खासकर इसके सेकंड पार्ट को। तो तब हम इसके ऊपर डिटेल थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। एंड हमारे पास एक राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट भी है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनालाइज किया है। तो वी विल डाउनलोड द जजमेंट एंड वी विल रीड द पैसेजेस फ्रॉम द जजमेंट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू से। तो लेट्स मीट टुमारो।